नमस्कार दोस्तों, दुर्गेश एकेडमी के चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा है। ऑब्जेक्टिव सीरीज है जिसमें बिहार बोर्ड के वैसे बच्चे जो बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी इनका मेन सब्जेक्ट है, उसके लिए मैं पर डे ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर आया हूँ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डे में डील कर रहा हूँ। और वैसे क्वेश्चन डील कर रहा हूँ जो प्राय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। वैसे क्वेश्चन प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन को मैं पर डे डील कर रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं इस ऑब्जेक्टिव सेशन को। इस ऑब्जेक्टिव सेशन की सीरीज का नाम है सुपरफास्ट सीरीज। इसी को मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, इस ऑब्जेक्टिव सेशन को शुरू करने से पहले फिर से कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, आप जो है वीडियो का आनंद ले सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। सॉरी, कहता है कि निम्नलिखित में से मार्क कलम ले लो। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है? सौर ऊर्जा का अवशोषण सर्वाधिक किसके द्वारा होता है? कहता है पौधारोपण द्वारा, फसल लगाकर, घास उगाकर, शैवाल लगाकर। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, आप जो है मुख्यतः शैवाल लगाकर सर्वाधिक जो है सौर ऊर्जा का अवशोषण कर सकते हैं हम लोग। सही है, घास ये तो आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। घास शैवाल लगाकर जो है हम लोग मतलब सौर ऊर्जा का जो है सर्वाधिक अवशोषण कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए क्लू दिया गया। शैवाल सौर ऊर्जा का सबसे अधिक अवशोषण करते हैं क्योंकि इनमें जो है फाइकोसाइनिन पिगमेंट होता है, रंग द्रव्य पाया जाता है। सही, याद रखिएगा, रंग द्रव्य पाया जाता है। जैसे विशेष वर्णक पिगमेंट्स के मौजूदगी होती है। यह वर्णक उन्हें विभिन्न तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को अवशोषित करके अत्यधिक सक्षम बनाती है, जिससे वे अन्य पौधों की तुलना में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा जो है ग्रहण कर पाते हैं। ये हमने बोला। अगला है आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन तत्व क्लोरोफिल के पाफरिन वलय के मध्य में होता है? देखिएगा लोहा दिखा है, मतलब क्लोरोफिल के मध्य में रहता है। देखिएगा क्लोरोफिल जो होता है उसके मध्य में ये रहता है, मतलब चारों बगल से क्लोरोफिल है उसके मध्य में रहेगा, ऐसे करके। सही है, कौन सा तत्व? लोहा, मैग्नीशियम, तांबा। ये ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, मैग्नीशियम जो देखिएगा क्लोरोफिल के मध्य में अवस्थित रहता है। सही है, ये ऑप्शन सही होगा आपका। तो बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए क्लू दिया गया, क्लोरोफिल के अणु के केंद्र में मैग्नीशियम तत्व स्थित होता है जो पोरफिरिन वलय का एक प्रमुख घटक है। यह केंद्रीय स्थित रहता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, ये काम करता है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा, निम्नलिखित में से किस पौधों में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट CO2 का संग्रहण होता है? मतलब निम्नलिखित में से किस पौधों में से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट CO2 का संग्रह करता है? ऑप्शन दिया है C3, गलत होगा, C4। यही ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर है। C4 जो होता है यह पौधे में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट CO2 का संग्रह का कार्य करता है। बाकी ये आपका गलत, इनमें से सभी ये नहीं होगा। क्लू देख लेते हैं हम लोग, क्लू क्या है। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो होता है मुख्य रूप से, इसी को शॉर्टकट में कहते हैं, मुख्य रूप से C4 पौधों में संग्राहक का काम करती है। इसका स्थान क्या होता है? यह प्रक्रिया C4 पौधों की पर्णम्भ मध्य कोशिकाएं मेजोफिल सेल में होती है। देखिएगा मेजोफिल, जैसे ये पत्ती होता है, पत्ती में देखिएगा ये मिडरिप बीच में पाया जाता है। ठीक है, मिडरिप रहता है और मिडरिप के बगल वाले सेल को हम लोग मेजोफिल सेल कहते हैं। तो इसी में जो है मतलब इसका स्थान जो होता है C4 का। प्रक्रिया क्या है? वातावरण से आने वाले CO2 को 3 कार्बन वाले फॉस्फोइनोल पाइरुवेट द्वारा ग्रहण किया जाता है। एंजाइम क्या है? यह अभिक्रिया पेप कार्बोक्सिलेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में होती है। उत्पादक देखिए, उत्पाद क्या करता है? इसके परिणाम स्वरूप पहला अस्थायी उत्पाद 4 कार्बन वाला ऑक्सो एसिटिक
एसिड जो होता है ये भी बनता है। इसके उत्पादन स्वरूप में OH, जिसको शॉर्टकट में हम लोग कहते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पोमी कल्चर निम्नलिखित में से किसके संबंधी है? पोमी कल्चर, देखिए रेशम दिया है, ऑप्शन गलत है। फल, यही जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। सब्जी भी नहीं, फूल भी नहीं होगा, सही है। इसका क्लू देख लेते हैं हम लोग। कहता है पोमी कल्चर क्या है? मुख्य रूप से फल की खेती और उसका उत्पादन किया कैसे जाए और उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, इसके ऊपर ये चर्चा करता है। कौन? पोमी कल्चर। थोड़ा सा एक दो और लिख दें। रेशम जो है ये सेरीकल्चर कहलाता है। सब्जी का देखिए हम लोग अध्ययन करते हैं, ऑलिकल्चर कहलाता है। फूल का देखिए अध्ययन हम लोग फ्लोरिकल्चर लोग कहते हैं, सही है, इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक है? पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक है। जैविक घटक होना चाहिए, अजैविक घटक नहीं। वायु है आपका अजैविक घटक, सूर्य का प्रकाश अजैविक घटक, जल भी अजैविक घटक। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उत्पादक में देखिएगा आपको मुख्यतः ग्रीन प्लांट आते हैं। ग्रीन प्लांट हरे पौधे आते हैं जो मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक का कार्य करता है, सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लू देख लीजिए। जैविक घटक दिया गया है, वे जीवित जीव होते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र में बनाते हैं। इसमें उत्पादक में जैसे पेड़ पौधा, उपभोक्ता और घटक ये शामिल होते हैं, ठीक है, ये रहता है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है? निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है? कौन? कतला, मांगुर, हिल्सा, सिंगी। ऑप्शन नंबर देखिए, कतला अपने यहाँ, मांगुर भी अपने यहाँ होते हैं, अपने हिल्सा देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। हिल्सा जो है मुख्यतः देखिएगा समुद्री मछली है, सिंगी जो है अपने यहाँ होती है, ठीक है। कुल्लू देख लीजिए। हिल्सा एक प्रसिद्ध समुद्री मछली है जो खारे पानी में पाई जाती है। हालांकि यह प्रजनन के लिए समुद्र से ताजे पानी की ओर से आती है। इसके विपरीत कतला, मांगुर और सिंगी मीठी जो है मीठे पानी या ताजे जानी में, नदियों में या तालाबों में पाई जाने वाली मछलियां हैं। ये इस प्रकार की रहती है, ठीक है। कहीं से किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, सही है। मैं उसका प्रत्युत्तर दूंगा, आपका वेट करूंगा, सही है। फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन कुनेन की का स्रोत है? सही है। कुनेन एक सिनकोना नामक प्लांट से तैयार किया था। सिनकोना छाल, देखिए ये भांग, गांजा, ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर। सिनकोना नामक, सिनकोना से जो है मतलब कुनेन की दवा, कुनेन का जो है स्रोत तैयार किया जाता है। पोस्ता ये आपका गलत है। फिर यूकलिप्टस दिया है, ये भी आपका गलत ऑप्शन है। कुनेन का प्रमुख स्रोत कौन है? सिनकोना है, जो इसकी छाल से प्राप्त होती है, कहता की जाती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से मलेरिया के इलाज के लिए दवा बनाने में किया जाता है। मलेरिया की दवा के लिए हम लोग कुनेन का प्रयोग करते हैं, सही है। चलते देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती है? कहता टेगा में, पनपति में, उष्ण कटिबंधीय क्षारीय वर्षा, झारखंड। सी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उष्ण कटिबंधीय वर्षा में जो है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा में मुख्यतः देखिएगा मतलब आरोही, काष्ठीय आरोही लताओं का जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। देखते क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसका क्लू देखिएगा, होगा क्लू। काष्ठीय आरोही लताएं जिन्हें हम लोग लियानस भी कहा जाता है, मुख्य रूप से ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। यह पौधे जमीन से उगकर बड़े पेड़ों के सहारे ऊपर की ओर बढ़ते हैं ताकि सूर्य की रोशनी प्राप्त हो सके, ठीक है। तो याद रखिएगा उष्ण कटिबंधीय जो होता है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में इसका उपयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधों में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं? फसली पौधों में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं, कौन सा? कहता है पहला गामा किरण, दूसरा है अल्फा किरण, एक्सरे किरण, इसके बाद सूर्य की रश्मियां दिया गया है, उसका ये दिया गया, ठीक है। तो देखिएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर होगा, गामा किरण। गामा किरण में देखिएगा मुख्य रूप से फसली पौधों के उत्परिवर्तन के हेतु किया जाता है। बाकी अल्फा किरण ये आपका गलत ऑप्शन होंगे। मोबाइल दे दीजिए उसको, मतलब मोबाइल दे दीजिए। फिर इसका एक्सरे किरण है, इसके बाद डी नंबर ऑप्शन है सूर्य की रश्मियां, ये भी ऑप्शन आपके गलत है। गामा किरण जो आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, इसको लगाइएगा। बढ़ते क्लू देख लेते। गामा किरणें इनका उपयोग म्यूटेशन ब्रीडिंग के लिए किया जाता है, सबसे अधिक किया जाता है क्योंकि ये उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है जो पौधों के ऊतकों में गहराई तक प्रवेश करता है और आनुवांशिक परिवर्तन में जेनेटिक म्यूटेशन ला सकता है, ये गामा किरण।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है। ट्यूबर का मतलब आलू होता है, पोटेटो। पोटेटो के पूरे प्लांट को हम लोग ट्यूबर कहते हैं, सही है, याद रखिएगा। जहां आलू होगा दैट वही आंसर आपका करेक्ट होगा। लहसुन गार्लिक नहीं होगा, ओल नहीं होगा, आलू। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर, आम भी आपका नहीं होगा, ठीक है। आलू जो है, आलू के प्लांट को ट्यूबर कहता है, इसके कायिक प्रवर्धन में इसका उपयोग किया जाता है। आलू एक भूमिगत तना है ना, आलू एक भूमिगत तना है। आलू में ट्यूबर के माध्यम से ही कायिक प्रवर्धन होता है, जिसमें से आलू पर मौजूद आंखें, जिसको हम लोग आइस कहते हैं, ये कलिकाओं में नए पौधे के विकसित होते हैं। ये दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करता है। तो देखिएगा सर्टोली कोशिका होता है। देखिएगा आप जर्मिनल एपिथेलियम सेल बाहर से रहता है, इस जर्मिनल एपिथेलियम सेल में एक एक सर्टोली कोशिका हुआ करता है इस तरह से, और ये सर्टोली कोशिका में अंदर देखिएगा स्पर्म बनता है। ये स्पर्म इसी सर्टोली कोशिका से चिपक कर अपना पोषण प्राप्त करता है, ठीक है। तो विच आंसर, मतलब पहला आंसर सर्टोली कोशिका जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। अंकुरन की उपकला ये नहीं, रक्त कोशिका नहीं, लेडिंग कोशिका नहीं, ये भी नहीं होगा, सेल्स ऑफ लेडिंग सेल्स ये भी नहीं होगा। सर्टोली कोशिका के माध्यम से जो है विकासशील शुक्राणु पोषण को प्राप्त करता है। एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सही, ये सही है। विकासशील शुक्राणु सर्टोली कोशिका से पोषण प्राप्त करता है। इन्हें हम लोग नर्स कोशिकाएं भी कहते हैं, सही है, जो विरसन के शुक्राणु जन नलिकाओं द्वारा नलिकाओं में स्थित होता है और शुक्राणुओं को पोषण और सहारा प्रदान करती है, ये रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसने म्यूटोन, सिस्ट्रोन एवं रेकोन पद पर प्रतिपादित किया था। म्यूटोन देखिएगा, म्यूटोन है, सिस्ट्रोन है, इसके बाद रेकोन है, सही है। यह तीनों जो है म्यूटेशन की एक छोटी सी इकाई होती है। कहता है जे लीडरबर्ग नहीं, डब्ल्यू इनग्राम नहीं, बैटसन नहीं होगा, ये एस बेंजर जो है ये आपका सही ऑप्शन है। एस बेंजर नामक वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने म्यूटोन, सिस्टोन और रेकोन पद को प्रतिपादित किया था, सही है। देखिए अमेरिकी अनुवांशिक वैज्ञानिक सेमोर बेंजर ने 1950 के दशक में जीन को अनुवांशिक घटना का आधार पर 3 उप इकाइयों में से विभाजित किया और तीनों को पद प्रतिपादित किया था। सिस्टोन देखिए क्या है, यह जीन का कार्यात्मक इकाई होता है, भाग होता है, जो प्रोटीन संश्लेषण में नियंत्रण करता है। और म्यूटोन जो है यह उत्परिवर्तन में म्यूटोन की सबसे छोटी इकाई होती है, जो अनुवांशिक बदलाव ला सकता है। और अगला रेकोन है, यह पुनर्संयोजन, रिकॉम्बिनेशन का या क्रॉसिंग उम्र की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको हम लोग रेकोन कहते हैं या रिकोन भी कहा जाता है इंग्लिश में। ध्यान रखिएगा, बढ़ते हैं अगली तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है। एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है। देखिए पादप प्लवक दिया है, जंतु प्लवक नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो है मछली, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से सभी ये आपका गलत आंसर होगा। मछली जो है आपका, मछली देखिएगा ये कई पारिस्थितिकी तंत्र में कई पोषीय स्तरों पर रह सकता, सर्वाइव कर सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र विशेष रूप से जलीय तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में मछलियों का एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकती है। प्राथमिक उपभोक्ताओं के रूप में छोटी मछलियां सीधे पादप पलवकों या जंतु पलवकों को खाती है, ठीक है। द्वितीय पोषीय स्तर या उच्च उपभोक्ता के रूप में बड़ी मछलियां, छोटी मछलियां और अन्य जलीय जीवों का शिकार बना लेती है, सही है, ये आपका रहा। तो ध्यान रखिएगा, जो जलीय तालाब पारिस्थितिकी तंत्र मछलियां जो होती है वो पोषीय स्तर पर, कई पोषीय स्तर पर तंत्र पर पारिस्थितिकी तंत्र में रह सकता है वो। क्वेश्चन नंबर 14 है, नारियल के मध्य भाग भित्ति में प्रवृत्ति क्या होती है। भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है, मतलब ये करी होती है, मध्य भित्ति की प्रवृत्ति, सही है। पहले तो ये देख लीजिए, नारियल आप खाए होंगे, सही है, ये नारियल की संरचना है। इसके अंदर में दिखेगा ये वाला, ये देखिएगा सबसे ऊपरी भाग को इपिकार्प कहते हैं, मध्य भाग को हम लोग मेजोकार्प कहते हैं, सही है, मेजोकार्प। और अंदर भाग जो पूडी होता है इसको हम लोग इंडोकार्प कहते हैं। और इंडोकार्प के अंदर में देखिएगा ये उजला वाला भाग जो होता है वो खा जाता है, जो इंडोस्पर्म कहलाता है। उसी में इंडोस्पर्मिक फ्लूइड जो होता है वो भरा रहता है, ठीक है। तो नारियल के मध्य भाग, ये मेजोकार्प मध्य भित्ति जो है, ये मध्य बीज जो होता है, ये वाला ये रेशा का बना होता है, सही, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए कहाँ रेशा, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। गूदेदार भाग जो है वो इंडोकार्प में चले जाइए, आंतरिक भाग में से वो रहता है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन आपके गलत। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर, विद क्लो, ठीक है। देखिएगा नारियल के
मध्य फली वृत्ति में मेसोकार्प की प्रकृति रेशेदार होती है। नारियल के फल को वनस्पति विज्ञान में ड्रुप या ड्रप भी कहा जाता है, जिसके 3 परतें होती है, जिसमें बाह्यवृत्ति एपिकार्प हमने बोला सबसे बारीक चिकनी हरी पीली त्वचा होती है। मध्य फल वृत्ति में हम लोग देखें मेसोकार्प जो बीज के मोटी रेशेदार परत होती है, जिसमें छिलका भूसी कहा जाता है। और अंत फल वृत्ति जो होती है सबसे अंदर की कठोर करी जैसी परत होती है, जो बीज को सुरक्षित रखती है। सही है, ये अंदर वाली भाग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कितना क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किससे पुमंगों का निर्माण होता है? पुमंग पुंकेश्वर है। सही है, पुंकेश्वर पुरुष का ये भाग होता है। ठीक है, एक स्त्री केसर एक पुंकेश्वर। पुंकेश्वर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये सही आंसर है। बाकी पराग ये तो आपका गलत हो जाएगा। एंथर में पराग कण बनते हैं। इसके बाद परागकोश पॉलन चैम्बर है, इसमें पराग कण बनते हैं। वर्तिका, ठीक है, ये भी गलत होंगे आंसर। ठीक है, तो पुंकेश्वर जो है ये आपका सही आंसर पुंकेश्वर लिखा गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पुष्प के नर प्रजनन अंग को पुमंग कहते हैं। सही है, जिसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेश्वर कहते हैं। पुंकेश्वर के 2 मुख्य भाग होते हैं, जिसमें परागकोश और तंतु फिलामेंट परागकोश में ही परागकण का निर्माण करते हैं। जैसे आप देखिएगा ना, इस तरह से मतलब इस कनेक्टिव इसको कहते हैं हम लोग, जोड़ने वाला को कनेक्टिव कहते हैं। ये आपका फिलामेंट कहलाता है। फिलामेंट, ये भाग फिलामेंट रहता है। यहाँ पर ये एंथर रहता है। इसी एंथर में देखिएगा पॉलन ग्रेन पीला भाग चिपका रहता है, जिसको हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं। सही है, इसको ध्यान रखिएगा, ये भाग रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, मनुष्य में सहलग्न समूह की संख्या कितनी होती है? तो दिया गया 46, ये गलत होगा। 22 गलत होगा। 92 गलत होगा। 23, यही आपका सी ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। चूंकि देखिएगा 23 क्रोमोजोम में जो रहता है ना, 23 क्रोमोजोम में 22 ऑटोजोम क्रोम कहलाते हैं। ऑटोजोम क्रोमोजोम रहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में अलिंगी गुणसूत्र कहते हैं। बाकी जो एक और जो क्रोमोजोम होता है ये सेक्स क्रोमोजोम कहलाता है, जिसको हम लोग लिंगी क्रोमोजोम कहते हैं, जो लिंग का निर्धारण करता है। सही है, तो मुख्यतः देखिएगा मनुष्य में जो होता है 23 सहलग्न समूह का क्रोमोजोम पाया जाता है। ठीक है, मनुष्य में सहलग्न समूह की संख्या 23 होती है। संख्या किसी जीव में उपस्थित अगुणित गुणसूत्रों के जोड़ों के बराबर होती है। मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 ऑटोजोम और 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है। सही है, इसको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है? गुणसूत्र की मूल संख्या, गुणसूत्र ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। एन जो है वो गुणसूत्र की मूल संख्या को दर्शाता है, जिसको हम लोग हैप्लॉइड कहते हैं। हैप्लॉइड, ठीक है, हैप्लॉइड कर लीजिए, या इसी को अगुणित कहते हैं। ठीक है, अगुणित। अगर द्विगुणित होता तो फिर 2n हो जाता, जिसको हम लोग डिप्लॉइड कहेंगे। ऑप्शन ये भी गलत है, 4n ये भी गलत है आपका। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही आंसर है। अनुवांशिकी में युग्मकों, शुक्राणु या अंडाणु में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के एक अगुणित समूह को हम लोग गुणसूत्रों की मूल संख्या मानते हैं। अगुणित समूह को, जिसको n से दर्शाया जाता है, n से दर्शाया जाता है अगुणित समूह। चूंकि अंडाणु अलग शुक्राणु अलग दोनों n समूह से आते हैं, तो बच्चे में 46 गुणसूत्र जाता है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका द्वार ईख, किसके द्वारा ईख गन्ने की बुआई की जाती है? ईख को क्या करते हैं हम लोग? उसके तने को काट कर कहते हैं। कंदों द्वारा, गलत। तनों की जगह तनु लिखा गया। तनों के द्वारा, तनों के कटे हुए टुकड़ों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। पर कंदों द्वारा नहीं, बीज द्वारा नहीं। ठीक है, तनों के टुकड़ों द्वारा। तना को देखिएगा काट दीजिएगा, इस तरह से ईख होती है, इसके तनों को काट दीजिएगा, यहीं पर आई बर्ड निकलता है, जिसको आरा तिरछा जमीन में लगाकर हम लोग जो है तने की मतलब ईख की खेती को करते हैं। ईख की खेती मुख्य रूप से तने के टुकड़े हुए कटे सेट्स या कलम भी हम लोग कहा जाता है कि जमीन में बोकर हम लोग की जाती है, क्योंकि गन्ने में सामान्यतः बीजों का उपयोग नहीं किया जाता है। सही है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, कहता है निम्नलिखित में से कौन SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होती है? SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होती है सल्फर डाइऑक्साइड। दिया है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी काय। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। SO2 से प्रदूषण सबसे ज्यादा प्रभावित जो होती है वो हरित लवक होती है। सही, सल्फर डाइऑक्साइड। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, केंद्रक नहीं होगा, गोल्जी काय नहीं होगा। हरित लवक जो है सल्फर डाइऑक्साइड से ज्यादा प्रभावित होती है। प्रदूषण का सबसे ज्यादा और प्रत्यक्ष प्रभाव जो है पौधों पर पत्तियों में मौजूद हरित लवक पर पड़ता है। यह गैस क्लोरोप्लास्ट की संरचना को नष्ट कर देती है और
क्लोरोफिल की वर्णक को नुकसान पहुंचाता था, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि होती है? ये देखिए, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि को जीवन चक्र नहीं, जीवन काल कहते हैं। सही है, जीवन काल, लाइफ स्पेन। सही है, मतलब कोई भी जीव जो है अपने जन्म से लेकर और मृत्यु तक के समय को, उसको हम लोग जीवन काल कहते हैं, या जीवन अवधि भी कह लेते हैं। क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं इसको, जीवन काल के लिए या जीवन अवधि। जीवन चक्र तो ये कभी नहीं होगा। सही है, जन्म दर ये भी गलत है, प्रावधान दिया है ये भी गलत है। जीवन काल जो है ये आपका ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। ठीक है, कहता है जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि का उसको जीवन काल कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। जीवन चक्र क्या होता है? यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक विकास के चरणों को, जैसे अंडा, लार्वा, वयस्क की चक्रिया प्रक्रिया चलती है। जन्म दर क्या है? यह एक विशिष्ट समय में जनसंख्या में होने वाले जन्मों को, संख्याओं को मापने की इकाई होती है, जन्म दर। और प्रवसन क्या है? जिसको माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, या प्रवजन भी कहते हैं, प्रवजन। ठीक है, प्रवसन लिखा गया, प्रवजन। कहता है यह लोगों या जीवों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया को हम लोग माइग्रेशन कहते हैं या प्रवजन कहते हैं। जैसे पक्षियां होती है, पक्षियां भी एक जगह से दूसरे, जैसे साइबेरियन पक्षी होती है, बिहार में आप प्राय देखिएगा कांवड़ झील में यह करती, तो वो रशियन का माहौल जब देखिएगा वहां ठंड पड़ती है तो वहां चल जाती है, अगर फिर अपने यहाँ ठंड पड़ती है तो हमारे यहाँ वो माइग्रेट कर जाती है। तो इस प्रक्रिया को प्रवजन कहते हैं। इसके माध्यम से जो है जीव एक जगह से दूसरे जगह जाता है। इस 20 ऑब्जेक्टिव का सेशन था, खत्म करते हैं इस 20 ऑब्जेक्टिव के सेशन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें। और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को भी शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आप इस वीडियो का आनंद ले सकें। और अच्छा लगे तो लाइक भी करना ना भूलें, लाइक भी करें। सही है, और बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम, थैंक यू सो मच।